Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। My dear students of Ikram Faz Boys College, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और दिस इज आवर 22nd वीडियो लेक्चर ऑफ फिजिक्स सेकंड ईयर ऑनलाइन क्लासेस फेज 2। हमने चैप्टर नंबर 18 में सबसे पहला जो मेजर टॉपिक था वो कवर कर लिया है। हमने इंट्रोडक्शन, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसके बाद हमने बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की डेरिवेशन, इसी तरह एनर्जी और वेव नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की डेरिवेशन, ये तीन हमने डेरिवेशन मुकम्मल करनी है। नाउ हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इस टॉपिक के। इसके बाद फिर बाकी जो हमारे दो टॉपिक रह गए, एक्सरे स्पेक्ट्रा और इसके बाद जो लेज़र वाला, हम उसको कवर करेंगे। तो आज हमारा जो प्रॉब्लम है, हम 4 प्रॉब्लम करेंगे। बुक प्रॉब्लम 18.3, 8, 10 और एक एग्जाम्पल 18.4 करेंगे। चारों आसान न्यूमेरिकल्स हैं। इसमें जो फार्मूला यूज़ होंगे हम पीछे इस्तेमाल कर भी चुके हैं। एक तो वो होगा वेव लेंथ वाला, यानी 1/λ इज इक्वल टू RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है जी। और उसके अलावा E इज इक्वल टू एच बी, ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। ये सारे फार्मूलाज आप पीछे यूज़ कर चुकी है चैप्टर नंबर 17 में। दोबारा यहाँ पर ये यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए अलग से मैंने फार्मूला का चार्ट पूरा नहीं बनाया। नेक्स्ट जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बना के दिखा दूँगा। हम डायरेक्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है प्रॉब्लम 18.3। हम पढ़ते हैं लाइट ऑफ वेवलेंथ 486.3 नैनोमीटर is emitted by a hydrogen atom in Balmer series. What transitions of the hydrogen atom is responsible for this radiation? ये थोड़ा सा नया टाइप का सवाल है, तो इसका आप गौर से सुनिएगा। आसान है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अच्छा, वो कह रहे हैं एक वेवलेंथ है, लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 486.3 नैनोमीटर। एन का मतलब होता है नैनो, एम मतलब मीटर, तो नैनोमीटर का मतलब होगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। ठीक है, तो आपको ये लैम्डा गिवन है। फिर वो कह रहा है इज एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में एमिट हो रही है। ठीक है, इन बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज में आ रही है। बाल्मर सीरीज आप याद करें कौन सी सीरीज होती थी, जहां पर n इज इक्वल टू 2 होता था। यानी सेकेंड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर से आते थे, चाहे 3 से 4 से 5 से कहीं से भी आए, तो सेकेंड ऑर्बिट में अगर आते थे वो, तो वो जो सीरीज बनती थी उसे हम कहते थे बाल्मर सीरीज। यानी n1 बाल्मर में हमेशा 2 होता है। ठीक है जी। n2 कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक है जी। तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि कौन सी ट्रांजिशन हुई है इसमें, कौन सी ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस रेडिएशन। यानी जो ट्रांजिशन हुई है, इलेक्ट्रॉन जंप किए तो वो सेकेंड ऑर्बिट में आया है, तो वो कहाँ से आया है, किस ऑर्बिट से आया है, 3 से आया है, 4 से आया है, 5 से आया है, कौन सा ऑर्बिट से आया है। सही है। तो अब इसका डेटा हम बना देते हैं। लेमडा हमें पता है, एन एफ लिख लें, इन्होंने एन एफ एन आई, इनका जो एन एफ है इसका मतलब है n1 हमारे हिसाब से। ठीक है, इनका जो एन आई है इसका मतलब है n2। तो आप एन आई n1 n2 भी इसको कर सकते हैं। यानी इसको हम n1 इज इक्वल टू 2 लिख दो, इसको n2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख दो। ठीक है ना, तो वो ज़्यादा आसानी होगी। लेमडा आपको सवाल में गिवन है, फॉर्मूला आपने वही पुराना वाला यूज़ करना है, 1/λ इज इक्वल टू RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इस बार आपको लैम्डा गिवन है, तो 1/λ की जगह उसकी वैल्यू लिख ली, एक्सपोनेंट -9 आ गया नैनो की जगह पर, इज इक्वल टू RH कॉन्स्टेंट की वैल्यू लिखी, 1/n1 हमें गिवन था 2, उसका लिख लिया स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, इसको n2 ही लिख दिया या ni लिख दिया जहाँ पे जैसे लिखा है। इसको स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा 4, 1/4.25 होता है। इस वैल्यू को इज इक्वल टू के वहाँ ले गए तो ये नीचे डिनोमिनेटर में चली गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 से डिवाइड किया, ये आंसर आ गया। और 20.25 माइनस 1/n स्क्वायर रह गया। इस 1/n स्क्वायर को यहाँ चूंकि ये माइनस हो रहा है, हम इज इक्वल टू के यहाँ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू 0.1874, इसको इज इक्वल टू के राइट साइड ले आएंगे तो ये 0.25 से माइनस हो जाएगी। यानी ये यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा और ये 1/n स्क्वायर यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा। तो ये देखो, इसको माइनस किया, 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वैल्यू आ गई। इस n स्क्वायर को हम ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/0.0625 हो जाएगा। तो 1/0.0625 आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। आपने यहाँ पर क्या किया, इस स्टेप में n स्क्वायर को न्यूमरेटर में ले गए, स्विच कर दिया तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा।
या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एन स्क्वायर यहाँ पे नीचे था, इसको यहाँ ले गए, मल्टीप्लाई कर दिया और इस वैल्यू को नीचे ले आए 1 से डिवाइड किया, तो ये आंसर आ जाएगा। स्क्वायर रूट ले लिया आपने दोनों तरफ, तो एन की वैल्यू आ गई 3.99 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4। अगर 3.56 से बड़ी वैल्यू होती 3.5 से, तो हम उसको अप्रॉक्सीमेटली 4 कर देते। ठीक है जी, जिस तरह राउंड ऑफ करते हैं। तो अब आपके पास ये N4 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है, वो आ तो 2 ऑर्बिट में रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में रहा है, लेकिन कहाँ से आ रहा है? 4th ऑर्बिट से आ रहा है। ठीक है, इस तरह के सवाल भी पेपर में बहुत आते हैं, तो आप अच्छी तरीके से इसको समझ लें, अपने पास नोट डाउन जरूर कर लें। ये बहुत आसान सा सवाल है। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल ऑफ आयोनाइजिंग अ हाइड्रोजन एटम? अच्छा, अब ये सवाल समझिए क्या कह रहा है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपसे जब भी पूछी जाए, मैंने आपसे कहा कि N2, उसमें हमेशा आपने इन्फिनिटी रखना है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली बात जब भी सवाल में आ जाए, तो उसमें आपने N2 की जगह पर इन्फिनिटी रखना है। या आप इस सवाल के मुताबिक अगर देखो, तो यहाँ पर जैसे N2 की जगह Ni है, तो आप अगर Ni के हिसाब से करो तो Ni की जगह पे इन्फिनिटी रखना है। यानी इस सवाल के जो फार्मूला है, इसमें ये वाला N2 होता है और ये वाला N1 होता है। N1/N1 पहले आता है, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो आपने जब भी आपसे शॉर्टेस्ट या सॉरी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहा जाए, तो आपने इसकी जगह पर रखना है इन्फिनिटी का स्क्वायर। ठीक है, इन्फिनिटी का स्क्वायर तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म पूरी खत्म हो गई। क्लियर है? तो आपसे इस सवाल में यही पूछा जा रहा था कि भाई लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बतानी है आपने लाइट की कैपेबल ऑफ आयोनाइजिंग हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज कर दे। इसका मतलब है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो आयोनाइज करेंगे हाइड्रोजन एटम को, उसमें N2 की जगह तो इन्फिनिटी आ जाएगा। लेमडा आपने मालूम करना है, RH कांस्टेंट होता है, तो N1 क्या रखेंगे? सवाल ये पैदा होता है। फार्मूले में हम N1 क्या रखेंगे? तो N1 रखेंगे हम 1, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में ही नॉर्मली होता है। तो हम इस सवाल में व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट केपेबल ऑफ आयोनाइजिंग हाइड्रोजन एटम, इसमें N2 तो हमेशा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जहाँ देखा हमने इन्फिनिटी रख दिया। लेमडा हमने मालूम करना है। इसके अलावा जो RH होता है वो कांस्टेंट होता है, तो इस सवाल में N1 हम 1 रखेंगे। तो अगर पार्ट ए को हम देखें, फॉर फोटोन नीडेड फॉर आयोनाइजेशन द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी फ्रॉम n इज इक्वल टू 1। ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 1 से होनी चाहिए। कहाँ तक? n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है जी, अब आ जाओ। n इज इक्वल टू इन्फिनिटी हमने रखा, ये N2 है, n इज इक्वल टू 1, ये N1 है। फार्मूला लगाया 1/लैम्डा इज इक्वल टू r 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो 1/लैम्डा r 1/N1 की जगह 1, N2 की जगह इन्फिनिटी, ये 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 ले जाएगा। ठीक है जी, तो आपके पास r बच जाएगा। तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू r बचेगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/r इनवर्स हो जाएगा। r की वैल्यू रखी, सॉल्व किया, तो लैम्डा आपके पास ये आंसर है। पार्ट बी आपके लिए बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है उसमें। कह रहा है कि आपने एनर्जी बता दी टू आयोनाइज हाइड्रोजन एटम। तो एनर्जी कैसे आएगी? जब लैम्डा आ गया, जब भी लैम्डा सवाल में आप निकाल लो, तो एनर्जी निकालने के लिए यही फार्मूला यूज करोगे हमेशा, E इज इक्वल टू Hc/लैम्डा। Hc दोनों कांस्टेंट है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, लैम्डा ऊपर मालूम कर चुके हो। तो आप E की जगह ये सारी वैल्यू पुट करोगे, Hc/लैम्डा, आपके पास ये आ जाएगा जूल में। इस E की जो वैल्यू जूल में आई है, इसको आप इस वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ये मैं तफसील से पिछले चैप्टर में आपको समझा चुका हूँ कि जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किस तरह कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जब भी आएगा N2 की जगह आपने यहाँ पर इन्फिनिटी रखना होगा। ठीक है ना, और इस सवाल में N1 की जगह हम 1 रखेंगे। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये सबसे आसान सवाल है इस चैप्टर का, आई थिंक सो। तो देखिए, व्हाट मिनिमम एनर्जी प्रॉब्लम 18.8 है। What minimum energy is needed in an X-ray tube in order to produce X-rays with a wavelength of 0.1 exponent minus 10 मीटर? आपसे पूछ रहा है एनर्जी बताओ जो एक्सरे ट्यूब को चाहिए होगी एक्सरे बनाने के लिए, एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए। उसकी लेंथ है, वेवलेंथ की 0.1 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर। यानी आपको लैम्डा गिवन है और एनर्जी पूछ रहा है। आसान है ना, लैम्डा गिवन है, एनर्जी पूछ रहा है, तो E इक्वल टू Hc/लैम्डा लगा दो। कुछ भी नहीं करना, H और C दोनों कांस्टेंट है, लैम्डा सवाल में गिवन है, तो डायरेक्ट आपने E की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर दी। अब ये देखो H
6.63 एक्सपोनेंट -34 होता है। c मल्टीप्लाई बाय 3 एक्सपोनेंट 8 होती है। लैम्डा सवाल में गिवन था 0.1 एक्सपोनेंट -10। जब आप ये तीनों सॉल्व करते हैं तो वो जूल में आता है, फिर उसको आप इससे डिवाइड करते तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता। तो इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में इसको लिख लिया 1.6 एक्सपोनेंट -19, ताकि जब सॉल्व करेंगे कंप्लीट आंसर तो डायरेक्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अगर आप ये ना लिखो और इन तीनों को सॉल्व करो तो आंसर आएगा जूल में। फिर जो आंसर आएगा उसको आप इससे डिवाइड करोगे 1.6 एक्सपोनेंट -19 से, तो आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम एनर्जी को यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं चैप्टर 17, 18 और आगे वाले बाकी चैप्टर्स में। ठीक है जी, क्योंकि ये एटम्स की एनर्जीज की बात हो रही होती तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कंसिडरेबल होती है, वरना जूल में इनका आंसर बहुत छोटा आ रहा होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, ये सवाल थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आसान है। आपसे वो सवाल पूछ रहा है, प्रॉब्लम 18.10 है कि कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटॉन्स हुज फ्रीक्वेंसीज आर। आपने एनर्जी मालूम करनी है। V1, V2, V3 ये तीन फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। 4 × 10⁻14 हर्ट्ज, 20 गीगाहर्ट्ज, 30 मेगाहर्ट्ज। और आपने आंसर को अपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, यानी एनर्जी निकालनी और आंसर एनर्जी का आंसर आना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर है। अच्छा जी, तो आप ये देख सकते हो कि हम डेटा अगर बनाए, ये पूरा सवाल था। तो डेटा में आपके पास जो पहला है 4 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्ज, यहाँ E1 निकालना है। V2 आपके पास है 20 गीगा हर्ट्ज। ये गीगा का मतलब होता है एक्सपोनेंट 9। ठीक है ना, जैसे जीबी होती है ना गीगाबाइट, तो जीबी का मतलब होता है एक्सपोनेंट 9। तो 20 और गीगा की जगह लिख दिया एक्सपोनेंट 9। 20 गीगा हर्ट्ज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 हर्ट्ज। E2 मालूम कर लिया। V3 की जगह आपने लिखा 30 मेगा हर्ट्ज, तो मेगा की जगह आ जाएगा एक्सपोनेंट 6 हर्ट्ज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये पहला पार्ट ए है जो आपने मालूम करना है। पार्ट बी में आपसे कह रहा है कि आपने करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ भी मालूम करनी है फोटोन की डिस्क्राइब, यानी लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 भी आपने मालूम करना है। पहले E1, E2, E3 मालूम करनी है एनर्जी, फिर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 मालूम करनी है। तो पार्ट ए हम सॉल्यूशन में अगर देखें तो सबसे पहले E इज इक्वल टू उसका जो फार्मूला है पुराना फोटोन का, E इक्वल्स एच वी। एनर्जी ऑफ फोटोन का फार्मूला E इक्वल्स एच वी होता है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह का E इज इक्वल टू mc² होता है। ठीक है ना, तो E इज इक्वल टू एच वी, एच ट्रांस कांस्टेंट होगा और ये जो V है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये आपको तीनों की गिवन है 1, 2, 3, V1, V2, V3। तो अगर आपने E1 निकालना है तो आप V की जगह V1 रखोगे, E2 निकालना है तो V की जगह V2 रखोगे, E3 निकालना है तो V की जगह V3 रखोगे, एनर्जी आ जाएगी। फिर जो आंसर आएगा आप उसको क्या करोगे, आप उस आंसर को डिवाइड करोगे 1.6 एक्सपोनेंट -19 से। क्यों, अगर आपने डिवाइड नहीं किया तो एनर्जी आपकी जूल में आएगी, यानी आपने डायरेक्ट एच को और v को मल्टीप्लाई कर दिया। h है 6.63 एक्सपोनेंट -34 मल्टीप्लाई बाय v, पहला v1 क्या है 4 एक्सपोनेंट 14, आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया आप इसमें, तो जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा। और सवाल में स्पेशल लिखा है कि आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर शो करना है। तो बजाय आप पहले इसको सॉल्व करो और आंसर निकालो फिर डिवाइड करो, यहाँ पर डायरेक्ट आप ये कर सकते हो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड में डिनोमिनेटर में हमेशा आपने ये लिख देना है 1.6 एक्सपोनेंट -19। तो जब भी एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। जो भी ऊपर फार्मूला गिवन है उसमें जो जो सिंबल्स हैं, जो जो वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को लिखने के बाद डिनोमिनेटर में आपने एक ये वैल्यू भी लिख देनी है। अगर आपने ये डिनोमिनेटर में लिख दी और सॉल्व किया तो आपके पास डायरेक्ट जो एनर्जी में आंसर आएगा, जो एनर्जी का आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपने वैल्यूज पुट की, एनर्जी E1 आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। E2 के लिए सब सेम है, सिर्फ V2 की वैल्यू फर्क आ जाएगा, 20 एक्सपोनेंट 9 आ जाएगा इस दफ़ा। E3 के लिए यहाँ पे V3 हो जाएगा, तो V3 था 30 एक्सपोनेंट 6, तो वो आ गया। बाकी H भी सेम है और ये जो वैल्यू है ये भी सेम है। अब आप मुझे बताओ कि वेवलेंथ क्या होगी, कैसे आएगी, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। हमने अब तक जो वेवलेंथ के फार्मूले पढ़े हैं वो पढ़ा है 1/लैम्डा इज इक्वल टू RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, याद है ना। तो आप लोग बताओ कि ये किस तरह से आएगी वेवलेंथ। यहाँ पे कोई n1, n2 वगैरह गिवन है, नहीं गिवन, तो हम क्या फार्मूला यूज़ करें, हम ये वाला सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे V इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा वाला।
वी इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, तो लेमडा अगर वहाँ चल जाएगा तो लेमडा इज इक्वल टू सी अपॉन वी हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फ्रीक्वेंसी और लेमडा का फार्मूला का रिलेशन ये बनता है। तो सी और ये तो कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट, वी आपको गिवन है v1 v2 v3, तो पहले आप v1 रखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा लेमडा 750 नैनोमीटर। फिर आपने v2 रखा तो लेमडा आ गया 0.015 मीटर। आपने ये यहाँ पर v3 रखा तो लेमडा 3 आ गया। बस आपने तीनों लेमडा मालूम कर लिया, ठीक है। इसका आंसर मीटर में होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा आसान न्यूमेरिकल्स से। क्योंकि अपने पास प्रैक्टिस भी कर लीजिए और अपने पास ये तमाम न्यूमेरिकल्स नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।